गुड मॉर्निंग। आज आज मैं अपनी किताब है दूरवा, कुछ कहानियाँ मैंने भी लिखने का दुस्साहस किया और उसमें से एक कहानी ना दूरवा मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों को आज दूरवा कहानी सुनाती हूँ। और तो दूरवा सुनाने का मन था आज आप सभी को। पेज पे है। आशा है आप सभी को अच्छा लग रहा होगा ये कहानियों का सेशन ना। नमस्कार, वीना कुमार जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। तो दूरवा आप लोगों ने पढ़ी भी होगी जिन लोगों ने किताब ली है, और मैं लेकिन सोच रही थी कि मैं अपने शब्दों में सुनाऊं, क्योंकि जब आप कोई कहानी लिखते हो ना या कोई कविता लिखते हैं तो एक लेखक की या कवित्री की या कवि की खुद की संवेदनाएं बहुत होती हैं उस कहानी के साथ। और जब आप खुद रचनाकार उस कहानी को पढ़ता है तो वो पूरे संवेदनशील तरीके से पढ़ता है। तो इसलिए ये दूरवा मेरी खुद की लिखी हुई कहानी है। तो आप लोग सुनिए। श्रवण मित्तल जी का स्वागत है, गीता साहे जी का स्वागत है। दूरवा। किसी किसी की हथेली पर लकीरों की जगह आंसू उगा करते हैं, और हथेली उन आंसुओं से ऐसे भीगी रहती है कि बाकी की लकीरें ना साफ दिख पाती हैं ना समझ आती हैं। और मेरी हथेली ऐसी ही है, इसीलिए मैं अपनी हथेली किसी को नहीं दिखाती। ये सब दूरवा बोलती जा रही थी और हंसती भी जा रही थी। उसकी हंसी के पीछे एक पीड़ा दबी हुई थी, भाग्य पर एक ऐसा असंतोष जिसको वह समझती थी पर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। लेकिन पिछले 1 साल से उसके साथ रहकर रूपायन उस पीड़ा और असंतोष को कुछ कुछ आभास कर चुका था। इसलिए बोला, तुम्हारी उन लकीरों को मैं जब तक ढूंढ नहीं लूंगा तब तक मेरे पामिस्ट्री के ज्ञान को अधूरा ही समझूंगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारे हाथ पर नहीं बल्कि तुम्हारे माथे की शिकन पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। चिढ़कर बोली दूरवा, अच्छा जी, मेरे माथे पर शिकन पड़ती ही नहीं, देखो देखो। बढ़कर अपना माथा रूपायन को दिखाने लगी। माथे की शिकन तो नहीं, पर उसकी आंखों की उदासी तो पड़ ही पा रहा था रूपायन पिछले 1-1.25 साल पहले दूरवा से पहली बार मिला था। एक वही लड़की थी कॉलेज में जो सीनियर्स की रैगिंग के दहशत भरे माहौल में भी सहज थी और आत्मविश्वास से सीनियर्स के सारे ऊटपटांग सवालों के सीधे सीधे जवाब देती जा रही थी। और जब एक सीनियर उसके इस आत्मविश्वास को नहीं झेल पाई तो उसने दूरवा को अड़ंगी देकर गिराने का प्रयास किया। लेकिन वो सीनियर अंदाजा ही नहीं लगा पाई दूरवा के पैतरे को। दूरवा ने एकदम खतरे का आभास लिया और उल्टा पैतरा इतनी जोर से मारा कि वो सीनियर चारों खाने चित्त हो गई। हाथ झाड़ते हुए दूरवा बोली, कराटे, ब्लैक बेल्ट। बस उस दिन से कॉलेज में लड़कियां तो क्या, लड़के भी दूरवा को बहुत मान सम्मान देने लगे थे। रूपायन दूरवा से 3 साल सीनियर था। उसको दूरवा की साफ गोई बहुत पसंद थी। दूरवा अपने विचार स्वच्छंद तरीके से रखती थी, एकदम निर्भीक होकर। रूपायन और दूरवा अच्छे मित्र बन गए थे, लेकिन कहीं कुछ कमी थी। जहां रूपायन दूरवा से अपने जीवन की एक एक बात 10 का 10 बांट चुका था, वहीं रूपायन दूरवा के बारे में कुछ नहीं जानता था, ना ही कभी उससे कुछ पूछने की हिम्मत जुटा पाया था। एक दिन दूरवा को कॉलेज में बहुत ही बुखार हो गया, इतना कि वह समर्थ ही नहीं थी घर जाने की। रूपायन ने दूरवा को अपनी बाइक पर बिठाया और उसके घर पहुंच गया। रूपायन ने कॉल बेल बजाई तो एक नौकर से दिखने वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला। वो दूरवा की बिगड़ी हालत देखकर एकदम घबरा गया। रूपायन दूरवा को सोफे पर बैठाकर जैसे ही जाने को मुड़ा कि किसी की एक भारी भरकम आवाज आई, थैंक यू सो मच मेरी बेटी को घर पहुंचाने के लिए। चौंक गया रूपायन के चौंकने का कारण था कि दूरवा ने रूपायन को हमेशा यही बताया था कि वो बचपन से अनाथ थी और उसे उसकी मासी ने पाला। इसीलिए अनायास ही उसके मुंह से निकला, आपकी बेटी।
उस विशालकाय बड़ी मूंछों वाले रौबदार से दिखने वाले व्यक्ति ने बताया, हाँ भाई, हम बाप हैं इनके। अपने तंबाकू से काले पड़ गए दांत निपोर कर हंसते हुए उस व्यक्ति ने कहा। रूपायन ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि दूरवा पर डाली। दूरवा ने ज्वर में अधखुली आंखों से उसे जाने का इशारा किया और बोली, बाय रूपायन, थैंक्स अगेन। रूपायन अपने हृदय में उछाल मारते हुए बहुत से सवालों को लेकर वहां से चला गया। दूरवा आज पूरे 3 दिन बाद कॉलेज आई। अपने अपने लेक्चर खत्म होने के बाद रूपायन और दूरवा कॉलेज के सामने अपने रोज के क्वालिटी आइसक्रीम के ठेले पर जाकर खड़े हो गए। दूरवा ने रोज की तरह तुरंत फुरत में जैसे ही 2 पिस्ता कुल्फी ऑर्डर करी, रूपायन ने मना कर दिया, मेरा मन नहीं है और तुम्हें भी नहीं खानी चाहिए, वायरल से उठी हो। दूरवा ने कनखियों से रूपायन के चेहरे में एक नाराजगी की खींची हुई रेखा देखी। उसका हाथ पकड़कर सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गई। रूपायन, क्या बात है, मुझसे नाराज हो? दूरवा ने रूपायन के बालों में उंगली घुमाते हुए पूछा। रूपायन खींच उठा। क्या तुमको सचमुच नहीं पता कि मैं नाराज हूं कि नहीं? या नाराज हूं तो किस बात पर हूं? या इतनी अनजान कैसे हो सकती हो तुम? दूरवा खामोश बैठे हुए अपने पैर की उंगली से मिट्टी कुरेदने लगी। फिर धीरे से बोली, आज तुम्हें मेरी माँ से मिलवाती हूँ, मिलने चलोगे? रूपायन दूरवा को देखने लगा। बस एक ही शब्द बोल पाया, हाँ, और फिर कुछ सोचने लगा। दूरवा ने रूपायन को जब कॉनॉट प्लेस से मिंटो रोड होते हुए जीबी रोड की तरफ मुड़ने को कहा, रूपायन ने बाइक सड़क के किनारे लगा दी। पीछे मुड़कर बोला, मैडम, ये आप रेड लाइट एरिया की तरफ जा रही हैं, कोई और रास्ता होगा। दूरवा मुस्कुराकर बोली, मेरे माथे की लकीरें पढ़ने के लिए कुछ बदनाम गलियों से गुजरना होगा रूपायन। रूपायन कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन फिर कुछ पूछ भी नहीं पाया। बस बाइक स्टार्ट कर दी और दूरवा ने जिस बिल्डिंग के सामने रोकने को बोला, वहीं जाकर बाइक सड़क के किनारे लगा दी। हेलमेट उतारकर हैरान होकर इधर उधर देखने लगा रूपायन। अर्धनग्न पोशाकों में, चेहरे में बहुत सा मेकअप थोपे हुए, मुंह में पान चबाती हुई औरतें उसे घूरकर हंस रही थी। अजीब सा माहौल था। रूपायन को बहुत डर लगने लगा। रूपायन, इधर आओ। दूरवा की आवाज रूपायन के कानों में पड़ी। देखा तो दूरवा बिल्डिंग की सीढ़ी पर खड़ी होकर उसे बुला रही थी। रूपायन से एक शराबी व्यक्ति टकरा कर निकलते हुए बोला, जाओ जाओ, कोठे से बुलावा आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर रूपायन को उबकाई सी आ गई। रूपायन का दिल किया कि बाइक स्टार्ट करके भाग जाए वहां से। रूपायन, यहाँ आओ, ऊपर जाना है। दूरवा ने फिर से आवाज लगा दी। रूपायन ने दूरवा का चेहरा देखा। इतनी प्यारी और इतनी मासूम सी दिखने वाली इस लड़की का क्या संबंध हो सकता है इस जगह से? बहुत से विचार और जिज्ञासाएं उसके हृदय में उमड़ने लगे। दूरवा के साथ ऊपर जाकर देखा तो वो एक ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत से कमरे थे। दूरवा ने रूपायन का हाथ थाम लिया था और एक के बाद एक कमरे को पार करती हुई एक खुली हुई जगह पर पहुंची। वहां कुछ अधेड़ उम्र की औरतें 2 सिंगल बेड पर बैठी थी। रूपायन ने आश्चर्य से देखा कि दूरवा ने उनमें से एक बूढ़ी सी दिखने वाली औरत के पैर छुए। बोली, बड़ी मासी, कैसी हो? गठिए का दर्द कैसा है? बूढ़ी औरत ने दूरवा का माथा चूमा। अच्छी हूँ री, मौत ही नहीं आ रही बस। अरे, मरे तुम्हारे दुश्मन बड़ी मासी, माँ किधर है? दूरवा की नजरें इधर उधर कुछ ढूंढने लगी। फिर से आ गई तू? पास की रसोई से हाथ में सब्जी से सनी कड़छी उठाए एक अधेड़ सी औरत ये बोलते हुए निकली। माँ माँ बोलते हुए दूरवा उस औरत के गले लग गई। इतनी बार तुझे मना किया कि यहाँ मत आया कर, तू सुनती क्यों नहीं? माँ नाराजगी से बोली। फिर रूपायन को देखकर बोली, ये कौन है? इसके साथ शादी कर रही है क्या? अरे नहीं, दोस्त है मेरा, तुमसे मिलवाने लाई हूँ, दूरवा ने बोला। फिर रूपायन का हाथ पकड़कर बोली, रूपायन, ये मेरी माँ है और जो वो वाला जो बेड है, यहीं हुआ था मेरा जन्म। रूपायन आंखें फैलाकर सब कुछ देख रहा था। इतनी देर में दूरवा की माँ एक गिलास में पानी और एक प्लेट में बिस्कुट लेकर आई। रूपायन ने संकोच करके एक बार कुछ भी लेने से मना किया। फिर दूरवा की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए पानी के गिलास की तरफ जैसे ही हाथ बढ़ाया, दूरवा ने उसे रोक दिया। नहीं रूपायन, यहाँ का पानी तुमको हजम नहीं होगा। मुझे बुरा लगेगा ये सोचकर ये पानी मत पीना। जहाँ तक मेरा सवाल है, इस जमीन से पवित्र जगह पूरी दुनिया में मेरे लिए नहीं है। हम जीवन में अपना इस जन्म स्थान नहीं चुन सकते।
अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, लेकिन जन्म स्थान को माथे से लगा सकते हैं। अपनी माँ के पैर छूने तो आ ही सकते हैं। ये कहते हुए उसने झुककर अपनी माँ के चरण स्पर्श कर लिए। फिर पहले जैसे रूपायन का हाथ पकड़कर निकलते हुए बोली, अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। सुन सुनहरी, तू यहाँ नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। माँ की आवाज दूर तक आ रही थी और दूरवा भी दोहराई जा रही थी, आऊंगी आऊंगी, 100 बार आऊंगी। इस बात को 1 महीना हो गया था। ना दूरवा ने आगे इस विषय में कोई बात छेड़ी, ना ही रूपायन ने कुछ पूछा। रूपायन का अंतिम वर्ष था कॉलेज में और उसका अच्छी नौकरी के लिए कैंपस सिलेक्शन भी हो गया था। रूपायन की फाइनल परीक्षाएं भी हो चुकी थी और बस रिजल्ट का इंतजार था। अब लेक्चर नहीं होते थे, फिर भी वो नियमित रूप से दूरवा से मिलने आता था। ऐसे ही एक दिन कॉफी शॉप में रूपायन ने फिर से दूरवा के जीवन को खंगालना शुरू किया। दूरवा, तुमको तुम्हारी माँ सुनहरी नाम से बुला रही थी, तुम्हारा नाम सुनहरी है क्या? दूरवा मुंह पर हाथ रखकर बच्चों जैसे हंसने लगी। फिर संभल कर बोली, देख नहीं रहे मेरे बाल कितने सुनहरे हैं, ब्राउन कलर के? तो माँ को कोई नाम ही नहीं सूझा, तो मेरे बाल देखकर सुनहरी नाम ही रख दिया। ये दूरवा नाम तो मैंने खुद रखा है। फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, अब मेरा जन्म तो अशुभ ही था, सोचा नाम शुभ कर लूं। हिंदू धर्म में दूरवा को शुभ माना जाता है, तो मैंने अपना नाम बदला और दूरवा रख दिया। इस वाक्य के समाप्त होने तक दूरवा उदास हो गई थी। रूपायन दूरवा की पीड़ा को समझ रहा था। उसने चुटकी ली, वैसे ये छोटी सी जो गोल बिंदी लगाती हो, एक दूरवा बना लिया करो, नाम के साथ सूट करेगा। सुनकर दूरवा हंसने लगी। उस दिन रूपायन दूरवा के साथ थोड़ा ज्यादा समय बिताना चाहता था। उसके रिजल्ट आ गए थे और अगले हफ्ते उसे मुंबई जाकर नई नौकरी ज्वाइन करनी थी। वो जानना चाहता था दूरवा के बारे में। बहुत से प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंध रहे थे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए दूरवा को अपने अतीत के अंधेरे बीहड़ों से गुजरना पड़े। रूपायन इसी उधेड़बुन में एक दिन कॉनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में बैठा एक के बाद एक चाय पिए जा रहा था और चाय वाला भी एक अनोखा सा ग्राहक पाकर वहां से अपनी केतली लेकर उठ ही नहीं रहा था। दूरवा ने चाय वाले को जाने का इशारा किया और पैसे देकर विदा किया। फिर रूपायन के दोनों हाथ अपनी दोनों हथेलियों में भरकर रूपायन की आंखों में देखते हुए बोली, पूछते क्यों नहीं हो जो पूछना चाहते हो? रूपायन चौंक कर दूरवा को देखने लगा। उसने दूरवा की दोनों हथेलियों को उठाकर चूम लिया और बोला, दूरवा, मेरे लिए मेरे प्रश्नों के उत्तरों से अधिक मोल तुम्हारे अश्रुओं का है और मुझे मालूम है कि तुम्हारा अतीत इन आंसुओं से भीगा हुआ है और मैं इन आंसुओं को कुरेदना नहीं चाहता। दूरवा ने बोला, तुम मुझसे बिना सुनकर चली जाओगी और मैं तुम्हें बिना कुछ कहे भेज दूंगी तो हमारे बीच कुछ अधूरा सा रह जाएगा। पता नहीं फिर इस जीवन में कभी हम तुम मिले कि नहीं, बात तो पूरी कर ही लेते हैं, किसी अधूरी जगह पर क्यों छोड़ दी? और फिर दूरवा बताती चली गई। तो शुरू करती हूँ वहीं से ही, जहाँ से कुछ माँ ने और कुछ बड़ी मासी ने मुझे बताया। बड़ी मासी वही कोठे वाली मासी जिनको गठिया का दर्द रहता है। माँ वहाँ कैसे पहुंची ये तो नहीं मालूम, पर मैं उनके पेट में आई तो माँ ने ये ठान लिया कि उनका होने वाला बच्चा वहां नहीं रहेगा। इसके लिए उन्होंने मेरी बड़ी मासी के बहुत हाथ पैर जोड़े। फिर मेरा जन्म हुआ। एक लड़की का जन्म कोठे के लिए नया अकाउंट खुलने जैसा होता है। मेरी माँ की रूह कांप गई जब दाई ने बताया कि लड़की हुई है। मैं बड़ी होने लगी। माँ दिन रात सोचती थी कि मुझे वहां से कैसे निकाले। एक दिन माँ के पास एक ऐसा आदमी आया जो माँ से प्यार कर बैठा। माँ की आवाज शायद भगवान तक पहुंच गई थी। उसने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और वो मुझे गोद लेने को राजी हो गया। उसकी एक शर्त थी कि वो मुझ पर कोई पैसा खर्च करने को तैयार नहीं था। हर महीने माँ उसके बैंक में पैसे डालती थी। फिर उसका लालच बढ़ता गया और वो अपनी शराब और जुए के पैसे भी माँ से मांगने लगा। बोलते बोलते रुक गई थी दूरवा। रूपायन ने देखा कि उसका चेहरा आंसू से गीला हो चुका था। दूरवा ने खुद को संभाला, पानी पिया और फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। रूपायन, मेरी माँ जो काम रात को करती थी वो दिन में भी करने लगी।
केवल 2 घंटे सोती थी। उसने वहीं कोठे में काम करते हुए मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे कराटे सीखने को कहा और मैं आज इतनी बड़ी हो गई। जो आदमी मुझे अपनी बेटी कहता है और मैं उसको डैडी, उसकी मैं इसलिए इज्जत करती हूँ कि उसने मुझे वहाँ से निकाल कर कहीं और बेचा नहीं। माँ से पैसे लेता था और कुछ मुझ पर और कुछ खुद पर खर्च करता था। मेरी पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हुई। डैडी ने कभी शादी नहीं की। जिसको चाहते थे उसकी कहीं और शादी हो गई थी। फिर दोबारा प्रेम में पड़े तो माँ के साथ। यही है मेरी कहानी। अब समझ आया कि मैं किसी को हाथ क्यों नहीं दिखाती, क्योंकि मेरी जन्म की रेखा ही गलत खिंच गई थी। बोलते हुए आंखें भरी होने के बावजूद धीरे धीरे हंस रही थी दूरवा। रूपायन सोचने लगा कि जब मनुष्य के आसपास घोर अंधकार हो तो उसे किसी दीपक की टिमटिमाती रोशनी भी सूरज सी मालूम होती है, और मनुष्य उस व्यक्ति के पाप भी क्षमा कर देता है उसके किए गए उपकारों के बोझ में। और कितनी अजीब बात थी कि दूरवा को बाहर ले जाकर ना बेचना उसे कितना बड़ा भला काम लगा। जब मनुष्य समुद्र को एक पत्ते सा तैर कर पार करने का प्रयास करता है तो शाख की कमजोर डाली भी उसके लिए एक नौका का काम करती है। सूरज डूब गया था और धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा था। रूपायन और दूरवा कुछ दूर एक साथ चले, फिर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चले गए। फिर वो दिन आया जब रूपायन की मुंबई के लिए फ्लाइट थी। रूपायन कुछ परेशान था कि दूरवा उसके और अपने भविष्य के बारे में कोई बात ही नहीं कर रही थी। ना ही उसके चेहरे पर रूपायन के शहर छोड़ने को लेकर कोई दुख था। दूरवा ने रूपायन को फोन पर साधारण तरीके से ही विदा बोला था, उसको यात्रा की शुभकामनाएं देते हुए। रूपायन का दिल नहीं माना। वो एक बार जाने से पहले दूरवा से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। वो पहुंच गया दूरवा के घर। भाग्यवश दूरवा के पिता घर पर नहीं थे। रूपायन को दरवाजे पर देखकर दूरवा चौंकी नहीं, और ना ही उसने कोई उत्सुकता दिखाई। शायद वो समझती थी रूपायन की मन स्थिति। एक स्त्री को ईश्वर की ओर से एक अनूठी प्रतिभा मिली होती है, पुरुष के हृदय में उसके प्रति पल रहे अथाह प्रेम और संवेदना को पहचानने की। दूरवा भी रूपायन की अनकही भावनाओं से भली भांति परिचित थी, किंतु वो चाहती ही नहीं थी कि रूपायन उन भावनाओं को कोई शब्द दे, क्योंकि न तो दूरवा में साहस था उस प्रेम को भविष्य में कोई ठोस धरातल देने का, ना ही उसकी कोई इच्छा ही थी। उसे मालूम था कि माँ से मिलना वो कभी नहीं छोड़ सकती थी, और उस अपवित्र जगह की छींटे रूपायन के जीवन में पड़े, ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। रूपायन ने बिना कोई भूमिका बनाए हुए दूरवा से पूछा, और अपने फ्यूचर का क्या सोचा है? दूरवा कहने लगी, जानते तो हो, मास्टर्स करूंगी सोशल साइंस में और फिर अपना एनजीओ खोलूंगी। रूपायन ने उसका हाथ थामा, उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला, दूरवा, मैं जानता हूँ कि तुम अपने करियर में क्या करोगी। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम शादी के बारे में क्या सोचती हो। मैं अभी 2 साल नौकरी करता हूँ, फिर दोनों शादी कर लेंगे, एक ही सांस में बोल गया रूपायन। दूरवा बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाते हुए बहुत शांति से बोली, तुम्हें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, तुमको निकलना चाहिए। रूपायन ने उसका कंधा पकड़कर बोला, दूरवा, हमारी शादी। दूरवा अपने ड्राइंग रूम में रखे एक सक्यूलेंट पौधे की ओर इशारा करके बोली, मैं पहले सोचती थी कि इस पौधे में ज्यादा पानी दूंगी तो अच्छा बड़ा होगा, फिर पता चला कि ज्यादा पानी देने से ये मर जाता है और थोड़े से पानी से बहुत दिन तक हरा रहता है, और अपने छोटे से कद से ये पौधा खुश रहता है। इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी पिछले सालों से इतना प्यार, इतना देखभाल जो तुमने दिया है रूपायन, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इससे ज्यादा प्यार पाने की आदत नहीं है मेरी जिंदगी को। और फिर मेरा नाम दूरवा जो है, जमीन में फैलने दो मुझे, आकाश ना दिखाओ। उस दिन रूपायन चला गया था और लौटते हुए रास्ते में उसका आंसुओं से गीला चश्मा पोंछना पड़ा था उसे कई बार। दूरवा अपने जीवन में आगे बढ़ने लगी और रूपायन अपनी नौकरी में व्यस्त हो गया। वो समाचारों में पढ़ता दूरवा के बारे में, कैसे वो नारी उत्थान की छोटी सी समाज सेवी संस्था को अपने दिन रात की मेहनत से प्रसार करती जा रही थी। ऐसे ही 4 साल गुजर गए। एक दिन दूरवा को अपनी सहेली से बात करते हुए रूपायन के बारे में पता चला कि रूपायन की 1 साल की बेटी है।
उसको बहुत प्रसन्नता हुई कि रूपायन ने घर गृहस्थी बसा ली। अब उसे थोड़ी उत्सुकता हुई कि रूपायन ने किससे शादी की। दुर्वा ने अपने फेसबुक पर रूपायन को स्टॉक करना शुरू किया तो देखा कि रूपायन के फेसबुक पर एक भी फोटो उसकी पत्नी की नहीं थी, लेकिन उसकी बेटी के साथ उसकी ढेरों फोटो थी। फिर बच्ची की फोटो के साथ बच्ची का नाम पढ़कर दुर्वा ठिठक गई। नाम लिखा था सुनहरी। दुर्वा को थोड़ा संशय हुआ। उसने आज 4 साल बाद रूपायन को फोन लगा ही लिया। रूपायन, कैसे हो? रूपायन दुर्वा की आवाज सुनकर बहुत खुश हुआ। दुर्वा, तुमने अब तक मेरा फोन नंबर डिलीट नहीं किया? रूपायन, तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर है, क्या नाम रखा है और शादी किससे की तुमने? दुर्वा ने एक सांस में पूछ डाला। रूपायन बोला, मेरी बेटी का नाम सुनहरी है, नाम भी तुम्हारे जैसा और जन्म स्थान भी तुम्हारे जैसा। एक वैश्यालय से मैं अपनी सुनहरी को गोद ले आया हूँ और मुझे बेटी को गोद लेने के लिए इससे पवित्र जगह मिली ही नहीं। और हाँ, शादी तो तुमसे ही करनी थी जब भी तुम हाँ बोलो। दुर्वा के आंसू गिरे ही जा रहे थे और अपने हथेली से आंसू पोंछकर जब अपनी भीगी हुई हथेली को उसने देखा तो हथेली पर उगे हुए आंसुओं के बीच उम्मीद की हरी हरी दुर्वा नजर आने लगी थी उसे। तो ये कहानी मेरी खुद की लिखी हुई थी और मैं आप सबको सुनाना चाहती थी। जिन लोगों ने ऑनलाइन नहीं सुना वो लोग इसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी और मैं सचमुच आप लोगों की प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ। थैंक यू।